बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है मार्केट में, उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर शुरू कर चुके हुए हैं और एक्सरसाइज 1.5 का आगाज़ करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का आगाज़ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वैसे तो हमारा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले मैं आपको रिवाइज करता चलूं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, दो लाइनें जब कट करती हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस, और ओ क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 के बराबर होते हैं। इसमें ये जो प्लेन बनता है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, एक्स डैश वाई प्लेन कहलाएगा। इस साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इधर वाई की वैल्यू नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के अंदर तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पी एक्स वाई। अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज डिनोटेड एज पी एक्स वाई। अ पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इज डिनोटेड बाय पी एक्स वाई, वेयर एक्स और वाई क्या हैं। यहाँ पे आप ओरिजिन पे खड़े हो जाएं और आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू कर दें। फ़र्ज़ किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फासला एक्स तय किया है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। फिर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करें, आप यहाँ पे पहुँच गए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर क्या कहलाएंगे, पी एक्स कॉमा वाई। बस ना फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप 6 यूनिट फासला तय किया आपने, वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3, आप यहाँ पे आ गए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई 6, वाई की वैल्यू क्या हुई 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे 6,3। यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो पॉइंट होता है पी एक्स वाई, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना फासला तय किया है और वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना फासला तय किया है। अब अगर इधर चलते हैं तो ये देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3, ये माइनस है ना, इधर एक्स की वैल्यू माइनस होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3। इस मुकाम पर पहुंच गए, इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 2 3 और वाई की वैल्यू 1 2 यहाँ पे आए तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू -2। ठीक है, तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे और इधर जो है वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप इससे पहले स्टडी कर चुके हुए हैं। ठीक है, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो हमने 1.5 में जो डिस्कस करना है वो पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, आप देखते हैं पहले कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पॉइंट को पी आर थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, ये एक लाइन, एक ये लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये जो ओरिजिन होता है इसका नाम, ओरिजिन को कहते हैं पोल। पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में ओरिजिन का नाम होता है पोल, और एक्स एक्सिस लाइन को, जो एक्स एक्सिस लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। और ये होती है द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2, या आप इसको इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पॉइंट को डिनोट किया जाता है आर थीटा। अब आर क्या चीज़ है ये ज़रा मुलाहिजा कीजिए। आप, ये पोल है, पोल के साथ आप इस पॉइंट को मिला दें ऐसे करके, ऐसे। तो ये वाली जो लेंथ है इसको हम कहते हैं आर, और ये z मॉड के बराबर भी होती है। ठीक है, आगे चल के हम आपको इसके बारे में बता देंगे। अब ये जो OP इज इक्वल टू आर इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है,
एंटी क्लॉकवाइज, उस एंगल को कहते हैं हम थीटा। तो ये था पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का तरीका। मसलन अब देखते हैं जी, यहाँ पे ये मेरे पास इनिशियल लाइन आ गई, लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे r इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लिया जी ये 1 है ये 2 है, तो r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2। तो आप लेंथ 2 का जो है वो एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r इज़ इक्वल टू 2 हो। अब यहाँ पे ये देखें, ये तकरीबन क्या होता है 45 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, r की वैल्यू क्या है 2 और थीटा किसके बराबर आ गया, 45 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे एंगल तकरीबन बनता है 60 डिग्री, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे 2,60 डिग्री। अगर आप इसका रेडियस बड़ा कर देते हैं, मसलन फ़र्ज़ किया है कि इसका रेडियस आप ले लेते हैं 4, ऐसे बड़ा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसको जब आप ऐसे करके बढ़ा देते हैं तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, अब r इज़ इक्वल टू 4 ले लिया आपने और थीटा इसका 45 डिग्री ही रहेगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है r और थीटा। इसमें r क्या है और थीटा क्या है ये हमने डिस्कस कर लिए। अब एक सिस्टम हमारे पास ये है, एक सिस्टम हमारे पास ये है। अब इन दोनों का आपस में तल्लक क्या है, अब इनकी रिलेशनशिप निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब ये देखें, पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट को r थीटा के साथ और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी p है, ये भी p है, ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है वही पोजीशन और ये पोलर कोऑर्डिनेट में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब पी एक्स वाई का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ x है और ये वाली लेंथ y है, ठीक है। r का मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ r है और ये वाला एंगल थीटा है। अब गौर से देखें कि ये जो ट्रायंगल है फ्रॉम फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल OPL, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है फ्रॉम फिगर OLP is a right angle triangle, right angle triangle, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है x है, तो फ्रॉम फिगर ये देखिए ये क्या है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री का है, ये बेस बन गई, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, बेस, क्योंकि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और थीटा बनता है उसको बेस कहते हैं, जहां पे 90 डिग्री का बन रहा होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। ठीक 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 ठीक। अब यहां से x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा, और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r sin ऑफ थीटा के बराबर आ गई। ये देखें जी, एक तरफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एक तरफ पोलर कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। चलें जी, अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो हम रिप्रेजेंट करते आए हैं x प्लस एटा y, ठीक है। अब x और y को ख़त्म करके इसकी जगह पे हम r और थीटा लेके आएंगे, ठीक है। r और थीटा लेके आएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। एज यू नो दैट अ कम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म किसके बराबर होता है, x प्लस एटा y। अब चूंकि हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, अभी हमने प्रूव किया कि x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं
इन वैल्यूज़ को उठाकर आप नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो z की नई शक्ल क्या बन गई? z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा, x की जगह पे क्या आ गया? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, y की जगह पे क्या आएगा? आर साइन ऑफ थीटा। ये आ गई जी आपके पास पोलर फॉर्म। इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, इज द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अब इसके अंदर x और y ख़त्म हो चुके हैं, r और थीटा इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब चूंकि इसके अंदर r और थीटा आ गए हैं तो इसलिए कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे कि ये पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। मज़ीद अगर आप चाहें तो यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये एक सिंपल फार्मूला आ गया, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये आ गया जी आपके पास z। इसको आपने डिब्बे में बंद कर देना है और ये आपने एज ए फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, हमें जब हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म थी तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 चीज़ें नई हमारे पास आईं, एक आया r और एक आया थीटा। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ करेगा उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, एक r कैलकुलेट किया करेंगे और एक थीटा को कैलकुलेट किया करेंगे। r कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड r, हाउ टू फाइंड r कैसे मालूम करेंगे जी? r मालूम करने का तरीका, आपके पास 2 और 3 दिया गया है। आप ऐसा करें कि 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। स्क्वायरिंग एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर दें जी। किसको? 2 और 3 को, 2 एंड 3, स्क्वायरिंग एडिंग 2 एंड 3। लो जी, इसको स्क्वायर किया तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर किया वाई स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। इसी तरह राइट हैंड स्क्वायर को भी, साइड्स को भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ज़रा ऐसे करके लिख लें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लें तो आर चूंकि लेंथ है इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जब आपके पास जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो अगर मैं कहूं कि इसका मॉड लें तो मॉड किसके बराबर आ जाएगा? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक्चुअली फिर किसके बराबर हुआ? इज आल्सो इक्वल टू जेड मॉड। ठीक है, यानी जो भी कंप्लेक्स नंबर आपके पास दिया होगा आप उसका मॉड निकाल लिया करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाया करेगा? आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये था आर मालूम करने का तरीका। उसके बाद फिर थीटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, आर और थीटा। आर हमने कैलकुलेट कर लिया, थीटा कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट थीटा या हाउ टू फाइंड थीटा, कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड पोलर एंगल थीटा। देखिए जी, यहां पे ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है।
उसके लिए आप ऐसा करें, डिवाइड कर दें, डिवाइड 3/2, 3 को 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू r साइन थीटा को ऊपर रख दिया, डिवाइडेड बाई r कॉस ऑफ थीटा, r से कैंसल, y ओवर x किसके बराबर आ गया, टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया, और यहां से थीटा किसके बराबर आ गया, फिर टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक हो गया जी। इसको आप डिब्बे में बंद कर दें, तो ये हमारे पास थीटा निकालने का भी फार्मूला आ गया। ठीक है, r कैसे कैलकुलेट करेंगे और थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब जो थीटा है ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है। मसलन ये देखें, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। इन 4 क्वाड्रेंट में किसी भी जगह पे हमारा एंगल हो सकता है। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ, ये थीटा को हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z वो किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, उसको हम कैपिटल R के साथ डिनोट करते हैं। कैपिटल R के साथ डिनोट करेंगे, सॉरी कैपिटल A के साथ, कैपिटल A आर जी, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, ये भी एंगल ही होता है, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है थीटा, ये हमेशा पाई और मनफी पाई के दरमियान लाई करती है। ठीक है, अगर एंगल मनफी पाई और पाई के दरमियान लाई करता होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और अगर इससे बढ़ जाता है, आगे चला जाता है, क्योंकि देखें लेस देन पाई का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी π/3 कह देते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू π/3। अब ये माइनस पाई और पाई के दरमियान आ रहा है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ये क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसके अंदर अगर मैं 2π जमा कर दूंगा या 2π सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2π प्लस π/3, तो ये आ जाएगा 3 to the 6, 7π/3। जो वैल्यू π/3 की है ना, वही 7π/3 की होगी। मसलन साइन π/3 अगर आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो साइन 7π/3 भी इसी के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी इसके अंदर 2π ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 2π ऐड कर दिया, आप देखिए ऊपर बड़ी रकम आ गई, नीचे छोटी आ गई है। इसमें ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी है, इसको सिंपल आर्गुमेंट कहेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको हम सिंपल आर्गुमेंट कहेंगे, इसको हम आर्गुमेंट कहेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल आर्गुमेंट। इसी तरह 7π/3 आ गया है, इसमें अगर आप 2π और ऐड कर देते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 13π/3। तो जो वैल्यू 13π/3 की है, वही वैल्यू 7π/3 की होगी, वही वैल्यू π/3 की होगी। इसमें से जो सबसे छोटा है, जो पाई और मनफी पाई के दरमियान लाई करता है, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। बाकी सारे क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट कहलाएंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z, छोटा जो है, इसको कैपिटल के साथ डिनोट कर लिया। स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ z जो है, ये किसके बराबर होगा, 2kπ प्लस छोटा जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह देते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, अब k से मुराद क्या है, k से मुराद हम कुछ भी ले सकते हैं।
0 भी ले सकते हैं, ±1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं एंड सो ऑन। क्योंकि जब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं इस मुकाम पर, इसमें 260 ऐड करेंगे तो दोबारा यहीं पे आ जाएंगे, फिर 260 ऐड करेंगे फिर यहीं पे आ जाएंगे, फिर 260 और 360 सॉरी 260 मुंह से निकल गया, 360 ऐड करते जाएंगे तो उसी मुकाम पर आते जाएंगे। इसी तरह अगर माइनस करते जाएंगे तो फिर उसी मुकाम पर, फिर माइनस करते जाएंगे उसी मुकाम पर। तो 2 पाई ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब बुक के अंदर जो आंसर दिए गए हैं वो कुछ तो उसने प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिहाज से आंसर लिखे हैं और कुछ उसने आर्गूमेंट जनरल आर्गूमेंट के लिहाज से, जनरल थीटा के लिहाज से आंसर लिखे हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एक ही टेक्निक अपनाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हों। तो आइए अब थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों क्वाड्रेंट में किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हो सकता है। पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, दूसरा होता है 90 से 180 या पाई, तीसरा होता है 270 डिग्री 3π/2 या -π/2 और चौथा 360 या 2 पाई। ये कहाँ पे कंप्लीट होगा कि ऐसे करके आगे कंप्लीट होगा, थीटा इज़ इक्वल टू 2 पाई के ऊपर या 360 डिग्री के ऊपर। तो हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है इन किसी 4 क्वाड्रेंट में से किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। अब हमने जो थीटा कैलकुलेट करना है ना, वो जो थीटा आंसर में लेके आएंगे वो हमारा होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। अगर तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं होगा। सिंपल थीटा किसके बराबर आया करेगा, टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। मॉड इसलिए लगाया है कि अगले क्वाड्रेंट्स जब आएंगे उसमें x की वैल्यू किसी की पॉजिटिव होगी, कहीं y की वैल्यू नेगेटिव होगी, कहीं x की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, कहीं y पॉजिटिव है, y नेगेटिव, कहीं x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो उसको मॉड ले लिया। यानी इधर जो आपने चीज़ लेनी है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और नेगेटिव और पॉजिटिव को इकट्ठा करने के लिए हमने मॉड लगा दिया। तो अगर एंगल कम्प्लेक्स नंबर हमारा पहले क्वाड्रेंट में है तो थीटा का फार्मूला होगा टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। नोट नंबर 1, इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि pxy किस में लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थीटा का फार्मूला, प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में आता है तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर इधर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पॉइंट आपका क्या होगा, -x एंड y। अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, पाई में से थोड़ा सा कम करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पाई माइनस एंगल, यानी पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड, यानी y की वैल्यू ये होगी, चूंकि ये -x है तो मॉड लेने से ये पॉजिटिव ही होगा, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो अगर हमारा एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, हमारा कम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा का फार्मूला होगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। अगर हमारा पॉइंट आ जाता है x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो फिर ये जो पॉइंट है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है। ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो ये -पाई होगा, -पाई में ऐड करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएंगे। तो उस सूरत में थीटा का फार्मूला फिर क्या होगा, -पाई में माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y मॉड ओवर x मॉड, थीटा का फार्मूला फिर इसके बराबर होगा। अगर हम हमारा पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में आ जाता है, चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो फिर हमारा जो थीटा है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि देखें अगर हम ऐसे मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल आते हैं, अगर हम ऐसे मेजर करते हैं तो नेगेटिव। जब ऐसे मेजर करेंगे तो नेगेटिव चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव लगा दिया, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -y मॉड ओवर x मॉड। तो इस तरीके से आपका जो थीटा निकलेगा, थीटा हमेशा आपका पाई और -पाई के दरमियान ही निकलेगा, ठीक है।
अगर आप वो दूसरे फार्मूले लगा लेते हैं, ये पाई माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाता है तो पाई प्लस थीटा कर देते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में हो तो 2 पाई माइनस थीटा, तो फिर जो एंगल तो वो निकल आएंगे लेकिन वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं होंगे, वो सिर्फ आर्गूमेंट ऑफ जेड ही होंगे। आंसर उनसे भी ठीक आएगा, आंसर इससे भी ठीक आएगा, लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो थीटा निकालना है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। एक और चीज़ जो आपको हेल्पफुल हो सकती है वो एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 30, कॉस 0, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 एंड टेंजेंट वगैरह की वैल्यूज़ क्या हैं। अगर आपको टेबल बनाना आता है ठीक है, नहीं आता तो ये ज़रा सीख भी लें। 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखें, उसके बाद हर एक को 4 पर डिवाइड करें, इसको भी 4 पर डिवाइड कर दिया, 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 इसको भी 4 पर डिवाइड कर दिया। इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी 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 स्क्वायर रूट ले लिया। इसको यहाँ पे पुट कर दिया तरतीब के साथ, 1/स्क्वायर रूट यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। कॉस के लिए वैल्यूज उल्टा दें, पहले 1 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, फिर ये, फिर ये, फिर ये। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस, 0/1 0 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों आपस में कैंसिल 1, ये 2 2 से कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1/0 अनडिफाइंड आ गया। तो ये भी आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर, दो पोलर फॉर्म में अगर हों कम्प्लेक्स नंबर तो उनको ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, मसलन ये देखें, अगर आपके पास Z1 और Z2 है ये वाले, तो इनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। तीसरा है Z1 Z2, ये आगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पे इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम साबित भी करेंगे कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की अगर बात कर रहा होगा तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपल आर्गूमेंट की बात करेगा, दोनों के लिए ये बात सही है। उसके बाद फिर आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, ये किसके बराबर होगा, अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो एंगल इनके माइनस हो जाएंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ये चीज़ जो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.5 में हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट इसका लिख दिया है कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये आंसर कैसे आया है ये भी इसी सवाल के अंदर प्रूफ करेंगे, ये वाला आंसर कैसे आया है ये भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम प्रूफ करेंगे, और साथ साथ ये वाले रिजल्ट भी प्रूफ करेंगे। तो आइए अब हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेसिक कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का आगाज़ करते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।